आप किसी भी जनरेशन के हो, आपने अपने समय में मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम की न्यूज़ देखी ही होगी। लेटेस्ट है रेड सी की। मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस है, उसे समझने के लिए हमें वहाँ की पॉलिटिक्स को समझना होगा। वहाँ की कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स में कैसे अलग अलग खड़ी हैं, इसके साथ हूती कौन है, उन्हें कौन सपोर्ट करता है, और क्यों यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में आया है, और कैसे ये वर्ल्ड की इकोनॉमी और भारत पर असर डाल सकता है। तो हम शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है इस रीजन के किसी भी इशू को समझने के लिए। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन्स में आता है। इस रीजन में दो बड़ी पावर्स हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान। इन दोनों कंट्रीज ने कभी एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, पर ये दोनों इनडायरेक्टली फाइट करते हैं दूसरी कंट्रीज में ऑपोजिट साइड्स को सपोर्ट करके, जैसे कि इराक, सीरिया और यमन। इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ऐसे सिविल वॉर्स का इस रीजन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जिन छोटे गरीब देशों पर ये प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये सिविल वॉर सऊदी और ईरान दोनों के लिए थ्रेट भी होते हैं, पर साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी, अपने आप को इस रीजन में बड़ी पावर साबित करने के लिए। पर अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं। इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। अर्ली 1900 में इस एरिया में ऑटोमन एम्पायर का राज्य था, जिसके अंदर अलग अलग ट्राइब्स आती थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया, तब इस रीजन में अलग अलग ट्राइब्स के बीच में पावर संघर्ष होने लगा। एक ट्राइब अल-साद ने पेनिनसुला का बड़ा हिस्सा ले लिया। 1932 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरह। 6 साल बाद सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी संख्या में ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, जिसकी वजह से अचानक से सऊदी अरेबिया के मोनार्क अमीर हो जाते हैं। इससे मिले पैसे से इस डेजर्ट कंट्री में रोड्स और सिटीज बनाई जाती हैं, और इसके साथ ही ये अलायंस करते हैं यूएस के साथ। वहीं दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के ईस्ट में दूसरी कंट्री इमर्ज होती है, ईरान। ईरान के पास भी ऑयल रिजर्व्स होते हैं और एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन, पर उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों से इन्वेजन झेलना पड़ता है। 18वीं सेंचुरी के बाद से ईरान को 2 बार रशिया और ब्रिटिश इन्वेड कर चुके हैं। 1953 में यूएस ने कू करके वहां के पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुजादिक को हटाया और उनकी जगह एक मोनार्क रेजा शाह को लाए, जो ईरान को तेजी से रिफॉर्म करके एक सेकुलर और वेस्टर्नाइज कंट्री बनाने की कोशिश करने लगा। पर इस दौर में ईरान में बहुत करप्शन हुआ, और साथ रेजा शाह ने वहां की पब्लिक को अपनी सीक्रेट पुलिस से डरा कर रखा। 1970 आते आते सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों की ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज थीं, और दोनों के यहाँ यूएस बेस्ड गवर्नमेंट्स थीं, पर दोनों कंट्रीज में एक फ़र्क था। ईरान में रेजा शाह के पास अपनी जनता में उस तरह का सपोर्ट और भरोसा नहीं था जैसा कि सऊदी मोनार्क के पास था। ईरान की जनता शाह द्वारा किए गए रिफॉर्म से खुश नहीं थी, और 1979 आते आते वहाँ की जनता शाह के अगेंस्ट हो गई, और वहाँ एक फाइट बैक होता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने शाह की रेजिम को हटा दिया, और इसके बाद ही सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी तक तो दोनों जगह यूएस बैक गवर्नमेंट्स थी, पर अब वो बदल गया था। ईरान में अयतुल्ला खुमैनी, जो एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर हैं, आते हैं। वो वेस्टर्न बैक सेकुलर मोनार्कीज के खिलाफ होते हैं। उनका कहना था कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस्लामिक हो। इस सब के बाद सऊदी में भी एक डर आ गया कि कहीं अयतुल्ला खुमैनी की रिवॉल्यूशन जैसी कोई रिवॉल्यूशन सऊदी अरेबिया में ना हो जाए। इसके साथ सऊदी अरेबिया अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड लीडर की तरह देखा जाता था, क्योंकि इस्लाम की 2 सबसे होलीस्ट साइट्स मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरेबिया में ही हैं। पर ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होने से वो भी लीडर बन गया था। इसके साथ दोनों देश में एक और फर्क था। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है और ईरान एक शिया मेजॉरिटी स्टेट। अपने देश में रेवोल्यूशन के बाद ईरान दूसरे देश जैसे कि इराक, सऊदी, अफगानिस्तान में शिया ग्रुप्स को हेल्प करने लगा वहाँ की गवर्नमेंट हटाने के लिए। अपने देश में ऐसी कोई रेवोल्यूशन ना हो, इसके लिए सऊदी अरेबिया ने अपनी अलायंस यूएस के साथ और मजबूत कर दी, और साथ ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई गल्फ रीजन की मोनार्कीज के साथ। ईरान में रेवोल्यूशन से इस रीजन के और देशों को भी खतरा महसूस होने लगा। 1980 में इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने ईरान को इन्वेड करने का सोचा। सद्दाम हुसैन का सोचना था कि ईरान को इन्वेड करके वो ईरानियन रेवोल्यूशन को रोक पाएगा, और इसके साथ ईरान के कुछ ऑयल रिजर्व्स भी उसके हाथ आ सकते हैं। पर इराक ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, उन्हें ईरान की तरफ से रिटेलिएशन मिला। जब ईरान जीतने लगा तो सऊदी अरेबिया इराक की मदद के लिए आगे आया। सऊदी अरेबिया ने पैसे, हथियार, लॉजिस्टिक हेल्प इराक को दी। इराक एक तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच दीवार का काम कर रहा था, और इसीलिए सऊदी अरेबिया उसे हर तरफ से मदद कर रहा था, क्योंकि वो ईरान को रोकना चाहता था। सऊदी अरेबिया ने इराक को 1988 तक हेल्प करी, पर तब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे। ईरान ने सऊदी अरेबिया को ब्लेम किया वॉर को एस्केलेट करने के लिए।
इसके 15 साल बाद 2003 में यूएस इराक को इन्वेड करता है और सद्दाम हुसैन को मार देता है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों इससे खुश नहीं होते क्योंकि इराक दोनों देश के बीच बफर का काम करता था। यूएस ने इराक में सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया पर वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं ला पाए। इससे इराक में हालात खराब हो गए और वहां सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई। बिना गवर्नमेंट के वहां अलग अलग मिलिट्री ग्रुप सामने आए जो कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी। इन ग्रुप्स ने ईरान और सऊदी अरेबिया के लिए प्रॉक्सीज का काम किया। दोनों ने पावर गेन करने के लिए इन ग्रुप्स का सपोर्ट किया। जहां सऊदी अरेबिया ने पैसे और वेपन्स सुन्नी ग्रुप्स को दिए, वहीं ईरान ने शिया ग्रुप्स को सपोर्ट किया। आगे चलकर अरब स्प्रिंग्स में भी यही हुआ जब 2011 में मिडिल ईस्ट में एंटी मोनार्क और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुई। जहां टूनीशिया में सऊदी ने एक डिक्टेटर का साथ दिया, वहीं ईरान ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट का साथ दिया। बहरीन में ईरान ने शिया लीडर्स का साथ दिया जो वहां की गवर्नमेंट हटाना चाहते थे, वहीं सऊदी अरेबिया ने अपने ट्रूप्स भेजे। दोनों कंट्रीज लीबिया, मोरक्को, लेबनान में भी इन्वॉल्व हो गए। इन दोनों कंट्रीज के प्रेशर की वजह से इनमें से कई कंट्रीज कोलैप्स कर गईं। कुछ देशों में बात और आगे बढ़ गई जहां इन कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी। ऐसा ही एक देश है येमेन, जहां सऊदी अरेबिया ने अपनी मिलिट्री भेजी है जो वहां की गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है एक रिबल ग्रुप से फाइट करने के लिए जिसका नाम है हूती, जो एक ईरानियन प्रॉक्सी ग्रुप है। यही वो ग्रुप है जो आजकल न्यूज़ में है रेड सी में शिप्स को अटैक करने की वजह से। हूतीस का कहना है कि वो यूएस के शिप्स को इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहा है। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स यूएस के अगेंस्ट हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की टर्म्स में है रेड सी। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यूरोप से एशिया आने का ये शॉर्टेस्ट रूट है और इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला रूट भी। $1 ट्रिलियन ट्रेड यहाँ से पास होता है हर साल। 30% कंटेनर ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड, 7 to 10% क्रूड ऑयल जो सप्लाई होता है वर्ल्ड में वो यहीं से होके जाता है। ऐसे ही 8% लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रेड भी यहीं से होता है। हूतीस ने बीते कुछ महीनों में यहाँ से पास हो रही शिप्स पर 37 अटैक करे हैं ड्रोन से। यहाँ इंडिया बाउंड एक कार्गो शिप को हाईजैक भी करा गया। इससे पहले वो ऐसी शिप्स को अटैक कर रहे थे जो शिप्स इजराइल जा रही थी या इजरायली द्वारा ओन की जा रही थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब वो दूसरे कंट्रीज की शिप्स को भी अटैक कर रहे हैं जिससे वो इजराइल में वॉर खत्म करा पाएं। अगर हूतीस ने रेड सी ब्लॉक कर दिया तो शिप्स को केप ऑफ गुड होप से जाना होगा, जिसका मतलब है अफ्रीका के अराउंड होकर जाना होगा, जिससे 8,900 किलोमीटर एक्स्ट्रा होंगे और 2 हफ्ते का ज़्यादा टाइम लगेगा। बाब अल मंदेब 26 किलोमीटर चौड़ी है। अगर इसे बंद कर दिया जाए तो ये रास्ता बंद हो जाएगा ट्रेड के लिए। आपको याद होगा कोविड के दौरान स्विस कैनाल जब ब्लॉक हो गई थी तब सिर्फ 6 दिनों में अप्रॉक्सीमेटली $54 बिलियन की ट्रेड का नुकसान हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी और ट्रेड को किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए तो। भारत के लिए रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के 20% एक्सपोर्ट्स यहीं से जाते हैं और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं और दूसरे कई कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यही रूट यूज़ होता है। जहां पहले मोस्टली शिप्स स्विस कैनाल से होकर जा रही थी वहीं अब केप ऑफ गुड होप से जा रही हैं। इसका रीज़न है कि जब से रेड सी पर अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है तब से इंश्योरेंस कंपनीज ने वहां से जाने वाली शिप्स का इंश्योरेंस बढ़ा दिया है क्योंकि अब रिस्क ज़्यादा है, जिससे शिपिंग की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई है। अब जो शिप्स यहाँ से ना जाके केप ऑफ गुड होप से जा रही हैं तो वहाँ से ज़्यादा लंबा रास्ता है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो किसी भी तरह से देखें कॉस्ट ऑफ शिपिंग बढ़ेगी ही। इसकी वजह से चाइना से नॉर्थ और साउथ अमेरिका की ट्रेड कॉस्ट बढ़ गई है। ऐसे ही भारत से यूरोप जाने की कॉस्ट 20 to 40% बढ़ गई है जो इवेंचुअली भारत के टेक्सटाइल, जेम, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेगी। साथ ही बासमती राइस की ट्रेड को भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। इसकी वजह से भारत में भी चीज़ें कॉस्टली होंगी क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। इससे ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब हूतीस ने यूएस की शिप को अटैक करके यूएस को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। यूएस ने हूतीस को अटैक करना शुरू कर दिया है और अब होपफुली ये सिचुएशन डी एस्केलेट हो जानी चाहिए। अगर ईरान और रशिया जैसी कंट्रीज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर इस कॉन्फ्लिक्ट को और ना बढ़ाएं। अगर आपको ये मिडिल ईस्ट सिचुएशन समझने में मदद मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।